आज के विषय में हम बात करेंगे डिजिटल रुपी की। हाल ही में आरबीआई ने वर्चुअल करेंसी यानी डिजिटल रुपी को लॉन्च किया है। डिजिटल रुपी 1 नवंबर से आ चुकी है, जहां पे पेमेंट जो है आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होगी। तो कैश यानी नोट्स की तरह होगी, तो आप जिस तरीके की भी लेन देन कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, बिना इंटरनेट के किए जा सकती है। तो आज हम जानेंगे ये रिटेल डिजिटल रुपी क्या है, और उसके साथ ही हम जानेंगे डिजिटल रुपी के बारे में। हम डिजिटल रुपी के बारे में भी बात करेंगे और किस तरीके की चुनौतियां ये आगे लेके आने वाला है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में खुदरा डिजिटल रुपया यानी डिजिटल रुपी लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे केंद्र बैंक डिजिटल मुद्रा भी कहते हैं। डिजिटल रुपी या डिजिटल मुद्रा कहा जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में द्वितीयक बाजार लेन देन के लिए आरबीआई ने 1 नवंबर 2022 को थोक बाजार यानी रिटेल हेतु डिजिटल रुपए की शुरुआत की थी। तो ये पायलट प्रोजेक्ट का जो जिसके बारे में बात की जा रही है, इस पायलट प्रोजेक्ट का प्रारंभिक चरण कुछ विशिष्ट संस्थानों और बैंकों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापार मालिकों से बने एक सीमित उपयोग गति समूह यानी क्लोज्ड यूजर ग्रुप भी जिसे कहा जाता है, सीयूजी में जो इसमें होंगे। तो ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू में मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों को कवर करेगा, जहां ग्राहक और व्यापारी डिजिटल रुपया यानी ई रुपया का उपयोग करने में सक्षम होंगे। तो केंद्र बैंक के मुताबिक ये पायलट प्रोजेक्ट वास्तविक समय यानी रियल टाइम में डिजिटल रुपए के निर्माण, वितरण और खुदरा उपयोग को पूरी प्रक्रिया की मजबूती का परीक्षण करेगा। तो रिजर्व बैंक ने 1 नवंबर से बड़े लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले डिजिटल रुपए के लिए कुल 9 बैंकों का चयन किया है। तो 9 बैंक इसमें चुने गए हैं। बड़े भुगतान और निपटान के लिए डिजिटल रुपया का इस्तेमाल किया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है, अगर आप देखें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, डिजिटल रुपया एक बड़ा अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इस समय माना जा सकता है, लेकिन इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। तो सरकारी प्रतिभूतियों यानी सरकारी बॉन्ड की खरीद बिक्री पर निपटान राशि के तौर पर किया जाएगा। तो सरकारी बॉन्ड में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रिजर्व बैंक ने इसके साथ साथ ये भी कहा है कि 1 महीने के भीतर इसका इस्तेमाल खुदरा लेन देन के लिए भी किया जाएगा। तो आप देखेंगे जिस तरीके से समय बढ़ता रहेगा, इसका उपयोग अलग अलग जगहों पर शुरू कर दिया जाएगा। ई रुपया या फिर ई रुपी की अगर हम बात करें, तो आरबीआई सीबीडीसी को केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए एक मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है। देश की मौद्रिक नीति के अनुसार ये केंद्र बैंक, इस मामले में अगर कहें तो आरबीआई द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है। तो किस तरह की मुद्रा होगी ये? एक पूरी तरीके से एक स्वतंत्र मुद्रा इसे कहा जा सकता है। तो अगर हम इसके बारे में बात करें कि किस तरीके से इसका लीगल टेंडर दिया जाएगा, एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद सीबीडीसी को तीनों पक्षों यानी नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा। तो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी तरह के वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है। सो आरबीआई ई रुपया पर ब्याज के पक्ष में नहीं है, क्योंकि लोग जो है वो बैंकों से पैसा निकालकर इसे डिजिटल रुपया में बदल सकते हैं। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे बहुत जरूरी है, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं। तो इस तरीके से आरबीआई ई रुपया पर ब्याज के पक्ष में इस समय नहीं है। अब क्रिप्टो करेंसी की जब हम बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रुपया में क्या फर्क आता है, क्योंकि भारत ने
जो कहा था कि भारत क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज को मान्यता नहीं दे सकता, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अपने आप में बहुत सारी मुश्किलें देश में पैदा कर सकती है। तो अगर आप बात करें क्रिप्टो करेंसी की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला कह सकते हैं कि पूरी तरीके से नहीं किया है। हालांकि बिटकॉइन या जैसे एथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी प्रकृति में निजी है। दूसरी ओर डिजिटल रुपया को आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कहीं ना कहीं भिन्नता है। जुलाई 2022 तक ये देखा गया था कि करीब लगभग 105 देश थे जो सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर विचार कर रहे थे कि ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज लाने से पहले हमें ये देखना बहुत जरूरी होगा कि उसके परिणाम देश के लिए क्या हो सकते हैं। तो 10 देशों ने सीबीडीसी की शुरुआत कर दी है, जिसमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में बहमियन सेंट डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जैमका का जैम टैक्स। ई रुपया के भी प्रकार हैं। ई रुपया के प्रकार की अगर हम बात करें तो डिजिटल रुपया द्वारा किए गए उपयोग और कार्यों के आधार पर तथा पहुंच के विभिन्न सत्रों पर विचार करते हुए आरबीआई ने डिजिटल रुपया को दो व्यापक श्रेणियों, यानी कौन सी दो व्यापक श्रेणियां हैं, खुदरा और थोक में सीमांकित किया है। तो दो तरीके की श्रेणियां हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। खुदरा ई रुपया की बात करें तो खुदरा ई रुपया नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन देन के लिए है। यह संभावित रूप से सभी निजी क्षेत्र, गैर वित्तीय उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा और भुगतान तथा उसी के साथ साथ निपटान के लिए सुरक्षित धन तक पहुंच प्रदान कर सकता है, क्योंकि ये केंद्र बैंक की प्रत्यक्षता देता है। वहीं दूसरी ओर अगर थोक सीबीडीसी की बात करें तो ये थोक सीबीडीसी को चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं तक सीमित पहुंच के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियां, जी सेक और पूंजी बाजारों में बैंकों द्वारा किए गए वित्तीय लेन देन के लिए निपटान प्रणालियों को परिचालन लागत तथा उसके साथ साथ तरलता प्रबंधन के उपयोग के मामले में अधिक कौशल एवं सुरक्षित बनाने की इसकी क्षमता मानी जा रही। तो दो तरीके के प्रकार हैं, खुदरा और थोक। खुदरा डिजिटल रुपया अगर इसकी बात करें तो एक ई रुपया एक डिजिटल टोकन यानी एक टोकन के रूप में होगा जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। ये कागजी मुद्रा और सिक्कों के समान मूल्य वर्ग से जारी किया जाएगा और मध्यस्थों यानी बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। तो आरबीआई के अनुसार अगर देखा जाए तो उपयोगकर्ता भाग लेने वाले बैंकों द्वारा पेश किए गए डिजिटल वॉलेट के माध्यम से ई रुपया के साथ लेन देन करने में सक्षम होंगे और मोबाइल फोन तथा उपकरणों पर संग्रहित होंगे। अगर इसके लेन देन की बात करें तो लेन देन व्यक्ति से व्यक्ति यानी पीपल टू पीपल P2P और व्यक्ति से व्यापारी यानी P2M दोनों हो सकता है। तो व्यापारियों को भुगतान स्थानों पर प्रदर्शित क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है। ई रुपये में ट्रस्ट, सुरक्षा और निपटान के अंतिम रूप देने जैसे भौतिक नकदी की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। नकदी के मामले में ये कोई भी किसी भी तरह का ब्याज अर्जित नहीं करेगा और इसे बैंकों के साथ धन के अन्य रूपों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। ई रुपया की अगर फायदा करेंगे, किस तरीके से फायदा करेगा लोगों को, किस तरीके का फायदा होगा, तो जनता को ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएं जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती हैं, जैसे कि भौतिक नकद प्रबंधन से शामिल परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना। ये सभी चीजों को ई रुपया के माध्यम से देखा जा सकता है।
भारत में सीबीडीसी से संबंधित अगर कुछ मुद्दों की बात करें, यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे जो वाकई में ही जानने बहुत जरूरी हैं, जैसे कि साइबर सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी एक ऐसा मुद्दा है जो वाकई में ही इस समय हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सीबीडीसी पारिस्थितिकी तंत्र को साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकता है जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से ही मौजूद है। हमने देखा कि हाल ही में एम्स में भी ये साइबर अटैक हुआ है। बात करें तो गोपनीयता का मुद्दा, सीबीडीसी से वास्तविक समय में डेटा के विशाल मात्रा के उत्पन्न होने की उम्मीद है। तो कई तरह का डेटा, कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है उत्पन्न होगी, और डेटा को गोपनीय रखना यानी डेटा की गोपनीयता, इसके अज्ञात से संबंधित चिंताएं और इसका प्रभावी उपयोग एक हमारे लिए चुनौती बन सकता है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ग्रामीण शहरी यानी रूरल अर्बन विभाजन के आधार पर डेटा पृथक्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल 48.7 यानी 48.7 ग्रामीण पुरुषों और 24.6 यानी 24.6% ग्रामीण महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं। तो ऐसे में इंटरनेट पहुंचाना, कि ग्रामीण शहरों में भी और शहर में भी कई ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट की सुविधा का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सीबीडीसी डिजिटल डिवाइड के साथ साथ वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाओं को बढ़ा सकता है। तो ये एक चुनौती है जो हमें देखनी है कि आने वाले समय में किस तरीके से डिजिटल डिवाइड, क्योंकि अगर हम बात करें ग्रामीण और शहरी इलाकों में, तो डिजिटल डिवाइड हमें देखने को मिलता है कई तरीके से। तो ये एक बड़ी चुनौती होगी। सीबीडीसी को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिए इस समय बहुत जरूरी है कि आरबीआई को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृत बढ़ाने के लिए मांग पक्ष के बुनियादी ढांचे तथा ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिए। तो आरबीआई को विभिन्न मुद्दों, डिजाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। तो देखना यह होगा कि चुनौतियों के साथ साथ किस तरीके से इस डिजिटल करेंसी को आगे लिया जा सकता है। धन्यवाद।